3 अगस्त को एक बड़ा फैसला है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से निकल कर आया है, जिसमें आर्टिकल 14 आपके जो रिटायर्स और सर्विंग एम्प्लॉयज के डीए में जो आपकी पैरिटी नहीं थी उससे रिलेटेड जो फैसला है वो दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इसी आर्टिकल 14 को यहाँ पे मायने नजर रखते हुए एक फैसला दे चुका है। तो आर्टिकल 14 हमारे लिए बैंक पेंशन केस जो आपका ऑपरेशन का है सुप्रीम कोर्ट में, वो कैसे एक हथियार बन सकता है, कैसे आपकी जीत उससे पक्की हो सकती है, पूरी तरह से डिटेल में एनालिसिस है वो करेंगे। इससे आपके जितने भी केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एमसी सिंगला केस, एक झारखंड जो आपका हाई कोर्ट है उसमें रिट पिटीशन डीए मर्जर का डाला गया है जो आपका बैंक रिटाइज का है, और तीसरा आपका जो केस है वो स्पेशल अलाउंस केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तीनों पर आर्टिकल 14 कैसे जो है लागू होता है और कैसे वो बैंक रिटाइज की जीत पक्की करता है, पूरी तरह से चलिए विश्लेषण कर लेते हैं। नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप 499 रुपीज में हमारा पेंशन का पेंशन बैंक पेंशन या फैमिली पेंशन का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अलग से आपको वीडियोस मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, सारे ऑफिशियल सर्कुलर डॉक्यूमेंट कैलकुलेशन और आपको स्पेशल डिस्कशन का ग्रुप है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप बैंक रिटाइज या फैमिली पेंशन से तो नीचे नंबर आ रहा है उस पर हाई व्हाट्सएप पर लिखकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं वापस से इस आर्टिकल 14 की जो आपकी एनालिसिस है उस पर क्या है पूरी तरह से मामला में पहले आप सभी को समझाता हूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारा जो आपका एमसी सिंगला केस की सुनवाई पिछली बार हुई थी 22 जुलाई को, तब एक आपका जो पॉइंट उठा था कि आपका जो रेगुलेशन 35(1) है वो सिर्फ कुछ रिटाइज के लिए है, कुछ फेज के रिटाइज है उनके लिए है, ना कि बाकी सारे रिटाइज के लिए। वहां पर आपका आर्टिकल 14 है वो आता है। आर्टिकल 14 है क्या, वो सबसे पहले आप समझिए कि राइट टू इक्वालिटी जो आपका लॉ है वो सभी के लिए सेम होना चाहिए, ऐसा जो आर्टिकल 14 है वो कहता है। और उसके अलग अलग 14 से 18 तक जो अनुच्छेद है उसमें अलग अलग तरीके से राइट टू इक्वालिटी मतलब समान नागरिक जो आपका समान अधिकार सभी को मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड पूरा आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिला दिया जाए जो आपके एम्प्लॉयज रिलेटेड या रिटायर्स रिलेटेड जो आपके मामले हैं उसमें लगभग सैकड़ों आपके जो मामले हैं उसमें आर्टिकल 14 को मद्देनजर रखते हुए फैसला है वो आया है। तो वही हम हमारे जो केसेस है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए पूरी तरह से डिटेल में जो आपका मामला है मैं समझाता हूं। सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10 अप्रैल 2026 को एक फैसला दिया था केरला जो रोड ट्रांसपोर्ट था उसमें कि सर्विंग एम्प्लॉयज का डीए है वो ज्यादा है और रिटायर्स का डीए कम बढ़ता है, तो इनका ये जो आपका वायोलेशन हो रहा है, समान दोनों को अधिकार नहीं मिल रहा है, इन्फ्लेशन और सारी चीजें समान होती है, सब पर महंगाई है वो समान जो है वो गाँव करती है, लेकिन रिटायर्स का कम डीए बढ़ाते हैं, डीआर बढ़ाते हैं, और जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनका ज्यादा डीआर बढ़ाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे राइट टू इक्विटी आपका इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 का वायोलेशन होता है, सभी जो रिटायर्ड जो आपके हैं उनको सेम टू सेम डीए जैसे सर्विंग एम्प्लॉयज को मिलता है वो दिया जाए। तो ये सबसे पहला एक मामला था, ये ऑलरेडी आप सभी को पता है। फिर 3 अगस्त को 2 दिन पहले एक और मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से निकल कर आता है, जिसमें आपके जो पंजाब के जो आपके पीएसपीसीएल और एक जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और रिटायर्स थे उनको जो है वो डीए कहा गया था कि सेंट्रल पैटर्न पर हम आप सभी को देंगे, लेकिन उनको सेंट्रल पैटर्न पर नहीं दिया गया। डीए के परसेंटेज सेंट्रल से कम यहाँ पे बढ़े और उनको एरियर से वो भी नहीं दिया जा रहा था, तो वो लोग कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने साफ साफ कहा, डिविजनल बेंच का फैसला है 3 अगस्त को, कि इनको जो है वो आपको सेंट्रल की स्कीम पर आपने वादा किया था तो उसी हिसाब से डीए और डीआर है वो दिया जाए। साथ ही में अगर आपने 2 हफ्ते में नहीं दिया तो 6% ब्याज पर इनके एरियर्स के साथ पूरी तरह से जो है दिया जाए, और आपके पास फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, वैसे बहाने नहीं चलेंगे, जो आपने वादा किया था कहीं से भी पैसे लाकर इनको दीजिए। तो ये आपका ये जो है वो बैंक रिटाइज से साफ जो पूरी तरह से मिलता है। जो आपका एक बैंक रिटाइज का जो डीए में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कितने डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उससे रिलेटेड सेम टू सेम आपका झारखंड हाईकोर्ट है, वहां पर सेम केस रिट पिटीशन डाल दी गई है, जिसमें जो बैंक रिटाइज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, और एरियर्स के साथ जो डीए डीआर की पेमेंट है जितने भी आपने डिस्क्रिमिनेशन किए वो सारे पैसे देने के लिए कोर्ट में जो केस है वो ऑलरेडी लग चुका है। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सीधा एमसी सिंगला केस से जुड़ता है। एमसी सिंगला केस है पेंशन ऑपरेशन का, अगर पेंशन ऑपरेशन होती है तो डीए मर्जर ऑटोमेटिक होगा,
नया डीए 2016 सीरीज वाला भी ऑटोमेटिक आपको मिलेगा और फिर जो आपका रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलता है वही डीए का परसेंटेज भी मिलेगा, जिससे सारी एनोमली खत्म हो जाएगी सिर्फ एमसी सिंगला केस अगर जो है वो जीत जाते हैं तो। अब चलिए आ जाते हैं थोड़ी और डिटेल्स में आपको इससे रिलेटेड बताता हूँ, केस वाइज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपकी अनोमली कौन सी जो है वो क्रिएट होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए बैंक एम्प्लॉयज का अलग से डीए जो है वो चलता है। बैंक एम्प्लॉयज का डीए है वो 12 बीपीएस के बाद चलता है और बैंक रिटाइज है उनका 2022 से पहले रिटाइज है उनका अलग से चलता है। तो ये दोनों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहां पर आपका राइट टू इक्वालिटी है वो लगता है। तो दोनों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक एम्प्लॉयज को अलग मिलता है बैंक रिटाइज को अलग मिलता है, तो वहां पर वायोलेशन होता है आर्टिकल 14 का। तो वहां सबसे पहले हमारी तरफ से जो भी लॉयर है वो सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है ये जो आपका मुद्दा है वो जरूर उठाए कि ये जो सर्विंग एम्प्लॉयज और रिटाइज को जो है डीए अलग अलग मिलता है। दूसरा आपका डिस्क्रिमिनेशन है 2016 सीरीज आपका लेटेस्ट जो है वो सभी को मिलता है 2022 के बाद, लेकिन जो 2022 के पहले के रिटाइज है उनको 1960 पुरानी सीरीज पर जो है डीए मिलता है डीआर मिलता है, जिससे उनका पैसा हर महीने बहुत सारे 1500 जीतने का नुकसान है वो ऑन एन एवरेज है बैंक रिटाइज को होता है। तो यहां पर भी राइट टू इक्वालिटी है वो वायोलेट होता है। तीसरा आपका देखिए जो बैंक एम्प्लॉयज है उनको हर 3 महीने जो आपका डीए है वो बढ़कर मिलता है, लेकिन रिटाइज को 6 महीने में एक बार मिलता है। तो यहां पर भी आपका जो वायोलेशन है राइट टू इक्वालिटी का होता है। तो सेम ये सुप्रीम कोर्ट में सारे आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हैं डीए से रिलेटेड, सेम टू सेम आपका जो झारखंड हाईकोर्ट में केस है बैंक रिटाइज का वहां पर भी आर्टिकल 14 से आपको डायरेक्टली जो है वो कोर्ट फैसला दे देगा कि बैंक रिटाइज को जो आपके एम्प्लॉयज है उनके साथ जो है जितना एम्प्लॉयज को बेनिफिट डीए में मिलता है वैसे ही बैंक रिटाइज को भी मिलना चाहिए। तो ये सबसे पहले की बात हमने कर ली। अब दूसरा है आपका पेंशन ऑपरेशन, वहां पर कैसे राइट टू इक्वालिटी है वो फॉलो नहीं होता है, वहां पर कैसे आप जीत सकते हैं हमारे रिटाइज। वो देखिए एम्प्लॉयज का जो सेटलमेंट है वो 5 साल में एक बार होता है, बार बार होता है, लेकिन रिटाइज से उनका सेटलमेंट हुआ ही नहीं। सेटलमेंट में उनको पेंशन का जो आप एम्प्लॉयज का सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी अभी बेसिक पेंशन सपोज चल रही है वो आपका अभी 13 बीपीएस आएगा तो बेसिक पेंशन में डीए मर्ज होगा और उस पर कुछ परसेंटेज की और हाइक मिलेगी, उसको कहते हैं जो अपडेशन है, बेसिक पे अपडेशन कह सकते हैं आप यहाँ पे, वेज रिविजन जिसको कहते हैं। सेम आपका जो बैंक एम्प्लॉयज को तो रेगुलर एम्प्लॉयज को मिला, लेकिन जो आपके रिटाइज है उनको नहीं मिला, उनको ये पूरा बेसिक जो हक है वो भी नहीं मिला कि उनका डीए मर्जर किया जाए और उस पर कुछ एडिशनल हाइक दी जाए, वही इनको बेसिक अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी जो एम्प्लॉयज है और रिटाइज है उनके बीच में जो ये राइट टू इक्वालिटी है उसका वायोलेशन होता है। तो ये सबसे पहली जो पहला है पेंशन वाला मुद्दा हो गया। दूसरा देखिए अभी आपका 1993 में एक एमओयू साइन हुआ था जिसमें आईबीए यूनियन है उन्होंने पूरी तरह से डिस्कस किया था, साथ ही में गवर्नमेंट की ओर से भी लोग यहाँ पे जो है अप्रूवल के लिए जो डॉक्यूमेंट कहा था गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि आपके जो भी नियम है वो आरबीआई लाइन पर, सेंट्रल ब्रॉडली सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइन पर और आरबीआई लाइन पर ये सारे जो रूल्स है रेगुलेशन है वो है। तो आपने आरबीआई में तो जो है ऑपरेशन हुआ बैंक रिटाइज का 3 बार ऑपरेशन अभी तक हो चुका है 2019 के बाद। साथ ही में एक आपका जो विधान जो आपकी राज्यसभा या लोकसभा में एक बयान भी आया था 2017 में, जहां पर कहा गया था कि अगर हमने आरबीआई का पेंशन ऑपरेशन किया तो सिमिलर डिमांड आपकी बैंकों में भी उठ सकती है। वहां पर भी आपने दोनों को इक्वल यहाँ पे ठहराया था। तो आरबीआई में तो आपने जो है वो वेज रिविजन पेंशन ऑपरेशन कर दिया, लेकिन जो है वो बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में नहीं किया। तो यहाँ पर भी राइट टू इक्वालिटी आपने खुद ने एमओयू साइन करके आरबीआई से इक्वल जो है किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मूला है वो लिया था। तो यहां पर दूसरा वायोलेशन हो रहा है। तीसरा आपका देखिए जो सबसे बड़ा वायोलेशन सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस में आप उठा सकते हैं वो क्या है, तो देखिए जो आपकी आर्गुमेंट 22 जुलाई को हो रही थी उसमें आईबीए के जो लॉयर थे जो आपके मेहता साहब, उन्होंने कहा था कि आपका जो ये जो रेगुलेशन 35(1) है वो सिर्फ कुछ रिटायर्स के लिए है कि 1986 से 1987 के और 1992 से 1994 के रिटायर्स के लिए ये जो आपका है वो रेगुलेशन जो है लागू होता है। तो वहां पर राइट टू इक्वालिटी कैसे लगेगा कि आपका अगर ऐसा है कि 10 महीने जो आपका पीरियड है दोनों सेटलमेंट के बीच का जो पीरियड पड़ता है वो लोगों का जो है वो दोनों सेटलमेंट के बीच में आ जाते हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मूला अलग से आपने लगाया है। तो वही फॉर्मूला आपका जो बाकी वेज सेटलमेंट हुए जैसे कि 1987
6-7 तब 5 बीपीएस था, फिर 6 बीपीएस 92 से 4 था। वैसे ही 7, 8, 9, 10, 11 बीपीएस में भी तो ऐसे बहुत सारे रिटायर लोग हो गए जिनका 10 महीने बीच में पड़ता था पीरियड, तो उनको क्यों नहीं है जो आपका आर्टिकल जो रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से पेंशन है वो अपडेट की गई। तो यहाँ पर तो आपने सिर्फ 2 लोगों के लिए किया, 2 ही फेज के लिए, बाकी फेज वालों का भी सेम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो आपने वहां क्यों नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा जो आपका पहला पॉइंट हो सकता है कि राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर जो है आपने वायोलेट की है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई भी अगर फॉर्मूला है सभी रिटायर्स के लिए बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही पेंशन ऑपरेशन है वो आपने सिर्फ कुछ रिटायर्स के लिए पेंशन ऑपरेशन कैसे कर दिया। वो ऑपरेशन अगर आप कहते हैं उसको पेंशन ऑपरेशन कहते हैं, तो वो आपने सिर्फ कुछ लोगों के लिए कैसे किया, बाकी सारे रिटायर्स भी आप सेम हिस्सा है, सेम ऑर्गेनाइजेशन के, सेम उनको भी हक मिलना चाहिए, तो बाकी रिटायर्स को भी उसमें शामिल करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं वो पेंशन ऑपरेशन है तो पेंशन ऑपरेशन तो सभी को रिटायर्स को देना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल जो आपका 14 है यहां पर भी वायोलेट होता है। ये जो आपके मुद्दे है एक और जो आपका है वो रेगुलेशन 56 है बीईपीआर का, वहां पर कहा जाता है कि कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से वो आप लागू कर सकते हैं। तो सेंट्रल में तो क्या है कि आपका जो हर बार जितने भी सीपीसी होते हैं उसमें पेंशन ऑपरेशन सभी जो आपके रिटायर्ड एम्प्लॉयज है सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको दी जाती है। साथ ही में आपके जो आरबीआई है, अभी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं या कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें पेंशन ऑपरेशन तो होता ही, तो सिर्फ बैंक जो आपके रिटायर्स है उनको क्यों आप छोड़ रहे हैं। तो यहां पर भी ब्रॉडली जो आपका आर्टिकल 14 है वो आपका वायोलेट होता है। दूसरा एक क्या है कि स्पेशल अलाउंस पर अब बात कर लेते हैं, ये पेंशन ऑपरेशन पर भी मैंने बात की। अब स्पेशल अलाउंस में कैसे है कि स्पेशल अलाउंस आपने इंट्रोड्यूस किया 2012 के बाद। क्यों किया? क्योंकि आपके वो पेंशन कम करनी थी, बेसिक पे कम करनी थी, बेसिक पे जो है वो कम आपकी होती गई जैसे, और स्पेशल अलाउंस बार बार बढ़ता गया जैसे सेटलमेंट होते हुए 10, 11, 12 जैसे सेटलमेंट हुए उसमें बेसिक पे आपकी रेगुलर एम्प्लॉयज की कम की गई और जो स्पेशल अलाउंस है बार बार बढ़ा, जिससे आपका बेसिक पे डायरेक्टली रिलेटेड है बेसिक पेंशन से, तो उससे पेंशन आपने जो है जो इनडायरेक्टली कम कर दी और पेंशन पर फिर कोई लाभ आपने नहीं दिए। लेकिन एक आपका जो है वेस्ट बंगाल का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2019 में फैसला दिया था कि ये जो यूनिवर्सल अलाउंस होता है जो आपका सेम सभी स्केल वाइज मिलता है उस पर डीए का भी बेनिफिट दिया जाता है, सेम आपका जो क्लास वाइज आप यहाँ पे बेसिक पे है वैसे ही ट्रीट उसको भी करना चाहिए बेसिक पे की तरह, तो उस पर आपके सुपर एन्युएशन बेनिफिट है जैसे कि आपकी पीएफ ग्रेच्युटी या पेंशन में भी इसकी कैलकुलेशन जैसे बेसिक पे का हाफ मिलता है वैसे ही पेंशन में भी स्पेशल अलाउंस का भी हाफ है, वो ऐड कीजिए। तो वहां पर भी सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए अलग से आप दे रहे, रिटायर एम्प्लॉयज को उसका बेनिफिट आप नहीं दे रहे, तो यहां पर भी आर्टिकल 14 है वो वायोलेट होता है, जिससे जो है वो आपको लाभ है स्पेशल अलाउंस का भी वो एक्सटेंड करना पड़ेगा बैंक रिटायर्स के लिए। तो ये पूरी तरह से आर्टिकल 14 कैसे बैंकों में डीए वाला जो आपका पॉइंट है पेंशन ऑपरेशन में, स्पेशल अलाउंस केस में, वो सारे केसेस में आपका लागू होता है, वो मैंने पूरी तरह से आपके सामने रखा। इस पर अब कोई भी जो आपकी डेवलपमेंट आती है आर्टिकल 14 से, तो इतने सारे केस है, तो इसी पर आपका जो कुछ पॉइंट्स है वो सुप्रीम कोर्ट में अगली 12 अगस्त की सुनवाई है वो उसमें रख सकते हैं, जिससे एक केस और स्ट्रांग आपका बैंक रिटायर्स का बनेगा। कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही डेली जो आपके बैंक रिटायर्स के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। फाइनल टैक्स फॉर वॉचिंग।